नमस्कार, नो फिकर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है बुंदेलखंड के एक ऐसे युवा जिन्होंने अपनी पहचान इनकलाबी युवा के तौर पर बनाई है, जिन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने लाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो आइए इनसे बात करते हैं लाइव में। भैया, आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद। नो फिकर जी, अभी हमने आपको धान खरीदी केंद्रों पर देखा, जहां आप लाइव के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों की आवाज़ उठाने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे। तो इस पूरे प्रयास की ज़रूरत ही क्या पड़ी कि आपको किसानों के साथ खड़ा होना पड़ा? मैं लगातार पिछले कई महीनों से गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याओं को उठा रहा हूं। इसी दौर में उन गांव वालों को एक उम्मीद जागी कि चाहे पानी की समस्या हो, चाहे धान खरीदी केंद्र में हो रही धांधली की समस्या हो, चाहे ट्रांसफार्मरों की समस्या हो, तो राजनीति से हटके उनको लगा कि कोई व्यक्ति के साथ अगर खड़े होने से समस्या का समाधान हो सकता है तो इस व्यक्ति को बुलाओ। यही हुआ धान खरीदी केंद्रों पे। धान खरीदी दमोह के लगभग हर धान खरीदी केंद्र में धांधली हुई। किसानों के ट्रैक्टर खरीदी केंद्र में एंट्री होने से लेकर बाहर निकलने तक सभी धान खरीदी केंद्रों में पैसे वसूले गए, अवैध तरीके से पैसे वसूले गए। उन कामों के लिए भी पैसे वसूले गए जिनके काम के पैसे सरकार भेजती है। तो इन पूरे, जहां आपने बताया पैसे वसूले जाते हैं, तो इनको सह कौन देता है? कहां से शुरू होती है धांधली? धांधली शुरू हो जाती है जब धान खरीदी केंद्रों के इनका वितरण होता है केंद्रों का, तो वहीं से शुरू हो जाती है कि किन लोगों को एक धान खरीदी केंद्र मिल रहे हैं, चाहे अधिकारी हों चाहे वहां के जनप्रतिनिधि हों। वहां का सबका कमीशन बना रहता है और इन कमीशन का सीधा प्रॉफिट मिलता है नेताओं को, अधिकारियों को। तो वहीं से धांधली शुरू हो जाती है। तो अभी आपकी पोस्टों को देखकर हमने ये पता चला है कि आपको आतंक फैलाने के मामले में आतंकवादियों की कैटेगरी में आपको रखा गया है पुलिस के द्वारा। तो इस पर आपके क्या विचार और क्या योजना है? कितनी सच्चाई है इस बात में कि आपको आतंकी घोषित किया जा रहा है या आतंक फैलाने वाला घोषित किया जा रहा है आपको? हाँ, एक पोस्ट डाली है जिसके लिए मैं चाहूंगा, कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं इसका स्पष्टीकरण दूंगा इस बात का पूरा। तो वहाँ उचित ज्यादा सही रहेगा ये सब चीजें। तो क्या यह सब भाजपा का विरोध करना या प्रशासन का विरोध करना आपके लिए इतना ज्यादा परेशान कर रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं दारू तो बेच नहीं रहा हूँ, जुआ तो खिलवा नहीं रहा हूँ, कोई और इसके अलावा कोई और गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ। मैंने लगातार जाके जहाँ एक साल से ट्रांसफार्मर नहीं रखा, उस गांव में ट्रांसफार्मर रखवाए। दो 3 महीने से जहाँ क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर खराब पड़े थे, वहां ट्रांसफार्मर रखवाए। जहां पानी नहीं आ रहा वहां पानी की समस्या उठाई। मैंने आम जनमानस के मुद्दे उठाए। वही कारण है कि आज हमें परेशान किया जा रहा है। तो क्या गांव-गांव जाकर जो आप लोगों की समस्या उठा रहे हैं, ट्रांसफार्मर रखवा रहे हैं, पानी की समस्या हल करवा रहे हैं, तो ये सब नेताओं से आपकी दुश्मनी को लगभग बढ़ाते जा रहे हैं? देखो, अगर सत्य के साथ खड़ा होना है तो नेताओं से दुश्मनी बढ़े या कुछ भी हो, उसमें हमें डरना नहीं है। अगर मान लो, अगर जो नेता हमारे हैं उनका काम होता है जनता की आवाज बनना, छोटे छोटे मुद्दों को उठाना, अगर वो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, मैं तो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा था वास्तव में नेताओं को। अगर वास्तव में कोई नेता काम करना चाहता तो जैसे मैं किसी गांव में जाता हूं, वहां लाइव चलाता हूं, तो कोई मुद्दा उठाता हूं, तो अगर नेता वास्तव में जनसेवक होता और जनसेवा की इच्छा शक्ति रखता तो अगले ही दिन उस गांव में जाकर उस समस्या का निराकरण करता। लेकिन जनता में प्लेटफॉर्म फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता की आवाज रखता हूं, उसके बावजूद भी नेता उन कामों को करने की बजाय मुझ पे झूठे आरोप लगाते हैं। मतलब सीधी साफ बात यह है कि नेताओं का जो उदासीनता का भाव है जनता के प्रति, वह द्रकपाल जैसे लोगों को आगे लाता है। किसी ना किसी को तो अभिषेक भाई आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो, इन लोगों ने हम पे केस लगाए, चलो ठीक है, हमने मान लिया तुमने केस लगाए, लेकिन इनके खिलाफ भी केस बनते हैं। इनके खिलाफ तो सीधी कार्रवाई करनी चाहिए मानव अधिकार को। क्यों कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर एक साल से किसी घर में पानी नहीं आ रहा है तो उसके पेट पे लात मारी जा रही है। ये हमारा अधिकार है, पानी, बिजली, सड़क, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं हैं, ये हमें संविधान देता है कि इन ग्रामवासियों को दी जाएं, लेकिन हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये कार्रवाई मुझ पे करने से पहले नेताओं पे और अधिकारियों पे होनी चाहिए। जैसे अभी एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, निमुआ घाट पट्टी के गांव वालों को लेकर मैंने घंटा घर पे धरना दिया था। निमुआ घाट पट्टी की स्थिति ये थी, पूरे गांव में एक ट्रांसफार्मर है और उस गांव में 1 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है। आप सोचो वहां की फसलों का क्या हालत हुई होगी। तब हमें जाके मजबूरी में वहां ट्रांसफार्मर रखना पड़ा।
तो यह सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में रहेगा कि जी, तो ये क्षेत्र विशेष में रहेगा कि आप पूरे बुंदेलखंड में इसको फैलाने की कोशिश करेंगे आप इंकलाब को? मैंने कभी भी क्षेत्र विशेष के मुद्दे पकड़ के नहीं चला, ये मुद्दे पकड़ के नहीं चला कि मुझे इसी क्षेत्र के मुद्दे उठाने। अगर मुझे जवेरा के लोगों ने बुलाया, वहां के लोगों में मुझ में उम्मीद दिखी तो मैं वहां गया। अगर मुझे रने हटा बटियागढ़ या पथरिया कहीं भी मुझे लोगों ने बुलाया, मैं वहां गया। पथरिया में हम लोग किसान के साथ मारपीट हुई थी, हम लोग ने वहां जाके चकाजाम किया। हम लोग ने गड़ा कोटा क्षेत्र में हमने किसानों की आवाज बुलंद की। तो हमने क्षेत्र नहीं देखा, हमने ये देखा कि किसानों को समस्या कहाँ है। अच्छा, और आपने धान के साथ साथ जो खाद की समस्या आ रही थी तो उसमें भी आपने किसानों के साथ कुछ जो भी आपसे हो सकी मदद की, तो इसमें कितनी सच्चाई? आप धान खरीदी केंद्रों के साथ साथ खाद वाली वितरण स्थल पर गए थे? धान खरीदी केंद्र और जहां जहां किसानों की समस्या रही हर जगह गया। खाद, आप सोचो कि खाद का एक ऐसा वो होता है कि सरकार को पता होता है इस मौसम में बोनी होनी है तो किसानों को खाद की जरूरत पड़नी है, उसके बावजूद भी खाद वितरण समय से नहीं हुआ। हम लोग ने इसी को लेकर जवेरा में जाम लगाया था। उसमें हम लोग को ये मिला कि हम लोग पर केस चल रहे हैं, लगभग 11 लोग पे वो केस चल रहे हैं। तो हम लोग ने वहां जबकि 700-800 बोरी खाद रखा था, उसके बावजूद भी वहां खाद नहीं बांटा गया। तो किसानों को लेकर हम लोग ने वहां जाम लगाया था। किसान खुद बैठे थे वहां जाम पर, हम लोग ने सिर्फ उनका समर्थन किया था। तो उसका परिणाम हमें ये मिला कि सेलेक्टेड करके वहां के जनप्रतिनिधि ने, वहां के तहसीलदार ने और वहां के जो अन्य अधिकारी उनने हमारे खिलाफ, हम लोग के खिलाफ धाराएं लगवाई। तो जो अभी सबसे ज्यादा सामने बात आ रही है कि आप अपनी ही जाति के लोगों का जो नेता है, जनप्रतिनिधि, उनका विरोध करते हैं, तो क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? अभिषेक भाई, मान लो कोई भी क्षेत्र में समस्याएं हैं तो मैं क्या ये देखे वहां का विरोध करूं कि वो मेरी जाति का है या अन्य जाति का है? लेकिन बुंदेलखंड में तो जातिवाद खूब फल फूल रहा है, खूब पनप रहा है, जातिवाद की राजनीति है। बिल्कुल फल फूल रही है, लेकिन मैंने जातिवाद की राजनीति आज तक नहीं की। हाँ, जातिवाद की राजनीति करना है तो मैं कहूंगा कि उन लोगों के साथ करो जो गरीब तबका है तुम्हारी जात का, चाहे वो किसी भी समाज का हो। जिस जाति के दम पर लोग वोट लेकर चुनाव जीतते हैं, विधायक सांसद बनते हैं, उस जात की स्थिति आज दमोह की देख लो। दमोह की हर एक विधानसभा की स्थिति उस जात की स्थिति है कि वो बीड़ी बनाने पे मजबूर है। जिस आप जात की बात कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी जात की स्थिति है कि वो बीड़ी बना रही है। और जातवाद की रही बात के नेताओं का, जाति का नेताओं का विरोध करने, तो मैंने शायद जितना माननीय जयंत मलैया जी के खिलाफ लिखा होगा उनके उतना मैंने किसी के खिलाफ नहीं लिखा। मैंने आज वर्तमान में जो व्यक्ति यहाँ पे है, जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन्हीं से सवाल करूंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं बाहर के नेताओं को ढूंढ के लाऊंगा कि उनका विरोध करूं। समस्या दमोह में है या जवेरा में है तो वहां जनप्रतिनिधि जो है जिम्मेदारी उनकी है। मैंने गोपाल भार्गव जी का विरोध किया, अभिषेक भार्गव का विरोध करता हूँ। जहां भी हमें गलत दिखता है वहां विरोध करता हूँ। ये स्वाभाविक है, मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहां के लोगों की समस्या उठाऊंगा तो विरोध जो भी जनप्रतिनिधि होगा, चाहे वो जिस जात का हो, उसका होगा ही। जी, तो जैसे कि आपने इतने सारे नेताओं की बात कही, तो इनमें से आपको ये लगता है कि इन सब का विरोध करके ही आपको ये समस्याएं उठानी पड़ रही हैं? जो समस्याएं आपको अभी आ रही हैं, जो जितने भी केस हो रहे हैं, ये सब आपको इन्हीं नेताओं की विरोध की वजह से हो रहे हैं कि जनता के साथ खड़े होने में? ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई गलत काम करता हूँ। अगर आप देख लो मेरे खिलाफ जितने भी केस हैं वो पूरे मेरे खिलाफ ऐसे तो है नहीं कि आपराधिक प्रकरण हो कोई। जितने भी केस है की मैं लिस्ट बता दूंगा आपको, और वो सब राजनीतिक प्रकरणों की वजह से हुए। जनता की जहां जहां मैंने आवाज उठाई वहां जैसे अभाना में पानी की समस्या उठाई तो वहां पे केस कर दिया, जवेरा में पानी की समस्या उठाई वहां पे केस कर दिया, लोकतंत्र की वो स्याही कांड किया वहां पे केस किया। किस चीज का केस किया? मैंने तो व्यक्ति का विरोध किया था कि आपने दल बदला, उस चीज का विरोध किया था। वो केस मुझ पर धारा लगाई गई 353। जो उस समय के जो यहाँ के थाना प्रभारी थे उन्होंने खुद के ऊपर लिया कि मैंने उनके ऊपर हमला किया। तो वो तो एक चीज है, जब कार्रवाई होगी तो न्यायालय खुद वो हो जाएगा प्रूफ कि मैंने वास्तव में उन पर हमला किया था कि नहीं। लेकिन आपकी पोस्ट के माध्यम से हमें ऐसा पता है कि आपके जो थाना प्रभारी या जो भी आपने बात कही है, तो आपकी वजह से ऐसा लग रहा है कि क्षेत्र में भय का माहौल हो रहा है, लोगों से आप जबरदस्ती जाते हैं, बुलवाते हैं। तो क्या यह सच है कि जनता सच में परेशान है या फिर आप जबरदस्ती उनसे बुलवाते हैं? इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। अभिषेक भाई, मैं नौपेकर के माध्यम से बता देना चाहता हूँ सभी लोगों को, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम जनता या कोई भी हो। आज मैंने जहां जहां लाइव चलाया है वीडियो, जहां जहां जिस भी गांव में गया हूं,
एक गांव कोई गिना दे जहां मैं खुद से गया हूं, तो एक भी गांव ऐसा नहीं है कि मैं वहां खुद से गया हूं। हर दिन मुझे किसी ना किसी गांव से फोन आते, मैं तब जाता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं गया कि राजनीति बस वहां चला गया। ऐसा ही होता तो मैं एक क्षेत्र पकड़ता, चाहे कोई भी क्षेत्र होता, वहां एक विधानसभा का क्षेत्र हो सकता था राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण, या जिला पंचायत का क्षेत्र हो सकता था। मैंने कोई क्षेत्र नहीं पकड़ा, मुझे जहां से लोगों ने फोन किया वहां बुलाया, वहां गया मैं। एक भी एक सफर शुरू हुआ था, जबेरा का एक गांव है सिमरी जालम में ट्रांसफार्मर की समस्या थी, तब मैं वहां गया था। वहां ऐसा ही मैदान में लोग बैठे थे, चौतरा होता है गांव देहात में, तो उन लोगों ने बताया कि भाई साहब हम यहीं सोते हैं रात में, क्योंकि घर में बिजली नहीं है और मच्छर काटता है, बीमार हो रहे हैं बच्चे, हम लोग यहीं सोते हैं 50-100 लोग गाँव की। उसके बाद हम ऐसे ही लाइव चला रहे थे, तो लाइव चलाते चलाते वहां के एक किसान के आंसू गिर गए थे। तो जबेरा की वो धरती थी जहां पहली बार किसान के आंसू गिरे थे मेरे सामने। जी, आपने जैसे अभी जिक्र किया जिला पंचायत या फिर और भी चुनाव का, राजनीति का, तो आपने अपनी बहन को जो जिला पंचायत सदस्य के लिए उतारा था, नामांकन भी भरा था, लेकिन वो किसी कारणवश चुनाव रद्द हो गए। तो इस पर हमें आपके क्या विचार है कि जो आप गांव-गांव जाते हैं, यह सिर्फ एक राजनीति के लिए जरिया है, गांव-गांव जाना, लोगों की समस्याएं उठाना? अगर राजनीति के लिए भी जरिया है तो मैं गलत तरीके से तो राजनीति नहीं कर रहा हूं ना। कैसे कैसे लोग हैं वर्तमान में, तुम देखो कि जो सत्ता में है या सत्ता उनके जो नेताओं के चेला चपाटी रहते हैं, वो कैसे कैसे काम धंधे कर रहे हैं। मुझ पे एक नेता आरोप लगा दे मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, या एक अधिकारी कह दे किसी से पैसा लिया है, या कोई आम जनता कह दे मैंने किसी से काम कराने का पैसा लिया है। अगर मैं राजनीति के लिए, या कोई भी युवा देश में अगर इस रास्ते पर चल के राजनीति करना चाहते हो तो उसमें गलत क्या है। साले कैसे कैसे दलाल लोग, भ्रष्ट लोग, जिन पे हत्या के आरोप हैं, बलात्कार के आरोप हैं, क्या क्या आरोप नहीं है, वो राजनीति में, वो विधायक सांसद बने हैं। तो हम जनता की आवाज उठ के अगर ताकत हासिल कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। हम पे आरोप तब लगते हैं जैसे आज हम किसान की आवाज उठा रहे हैं। हम पे कोई आरोप तब लगा सकता है जिस दिन हम ताकत में आ जाएं और हम फिर किसान की आवाज उठाना बंद कर दें, कि हम विधायक या सांसद बन गए, या कोई जनप्रतिनिधि बन गए, या सरपंच या जिला पंचायत कुछ भी बन जाए, और फिर किसानों के प्रति हम बिल्कुल उदासीन रवैया अपना लें, तब आप आरोप लगा सकते हैं, या कोई भी, कि यार तुमने तो राजनीति किसानों की थी लेकिन आज किसानों की सुन नहीं रहे हो। जी, तो द्रकपाल सिंह लोधी जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से दमोह क्षेत्र में आकर वहां से पढ़ाई करके आप एक इंकलाबी युवा बन गए, पूरे बुंदेलखंड में एक मिसाइल कायम की है। तो यह सब सफर कैसे शुरू हुआ था आपका इंकलाब का? इस सफर तो शुरू सागर विश्वविद्यालय से ही हो गया था। हम लोग वहां पे छोटे छोटे मूवमेंट करते रहते थे, छोटी छोटी गतिविधियां जो भी समस्याओं को लेकर रहती थी, चाहे हॉस्टल में हो या विश्वविद्यालय में हो। हम लोग ने वहाँ एक गौर साहब को भारत रत्न दिलाने के लिए एक हम लोग ने धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसमें हमारे इंकलाबी साथी सुनील राजपूत जी ने 6 दिन का भूख हड़ताल की थी। तो ये सफर वहीं से शुरू हो गया था। हम लोग को करना तो हम लोग रहती ना प्राकृतिक रूप से चीजें, कि आप भगवान ने आपको किस चीज के लिए बनाया, तो आपको वो अपने अंदर का गुण ढूंढ के निकलना। अगर आपको खिलाड़ी के लिए, आपकी प्रतिभा खिलाड़ी बनने में है, तो आपको बिल्कुल खिलाड़ी बनना चाहिए। तो हमें लग रहा था, हम शुरू से जब आम जान मानस की, जैसे किसानों की हैं या मजदूरों की हैं, महिलाओं की हैं, इन समस्याओं को देखकर अगर हमारे अंदर यहाँ तकलीफ हो रही है तो हमारे पास एक ही जरिया बचता है, वो है राजनीति का। तो हमें बिल्कुल उस चीज में जाना चाहिए। द्रकपाल जी, आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए कि वह क्या करें और क्या ना करें? सबसे पहला तो संदेश है कि भाई साहब, आप आज के युवा, आपको 2-3 वर्ग में आपका आज का युवा दिखेगा। एक वो युवा जो या तो घर पे बिल्कुल पसर के सो रहा है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसके बाप दादाओं के पास खूब पैसा है तो वही पैसे को खर्च किए जा रहा है। सुबह गाड़ी उठाएगा, शाम को चाय की टपरियों पे जाएगा, यहाँ वहां जाएगा इसके माध्यम से। और या फिर दूसरा वो युवा जो सक्रिय है थोड़ा सा, लेकिन वो गलत लोगों की शरण में पहुंच गया। जैसे राजनीति में आज युवा सक्रिय है, तो मैं उन युवाओं से पूछना चाहता हूं जो राजनीति में सक्रिय हैं, वो भाई साहब बताएं कि आपकी राजनीति का उद्देश्य क्या है। आपकी राजनीति का उद्देश्य ये है कि आप पार्टियों के कार्यक्रम हो, वहां जाएं, वहां दरी बिछाएं, वहां बोतल परोसें, या वहां जो नाश्ता मिल रहा है वो नाश्ता खाएं और आ जाएं, फोटो खिंचवाएं नेताओं के साथ और डालें फलाना कार्यक्रम में का एक किया वो किया। आपका राजनीति का उद्देश्य ये होना चाहिए ताकि आप जिस तबके से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, उन गांव देहात के लोगों की समस्याओं को सुलझाते। जिन आप नेताओं को आप खास बने रहते हैं ना,
जो आज का युवा है जिन नेताओं का खास बना रहता है, उन नेताओं से क्यों नहीं कहते कि भाई साहब हमारे गांव में ये समस्या है, ट्रांसफार्मर नहीं रखे, हमारे गांव में शिक्षा की सही सुविधाएं नहीं है, हमारे गांव में पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है। जितने भी युवा राजनीति कर रहे हैं उनमें से हमें एक बता दो कि जो सही दिशा में आज राजनीति कर रहे हैं। अगर आपकी राजनीति का उद्देश्य आम जनमानस की सेवा नहीं है तो सिर्फ जी हजूरी के लिए और उस जी हजूरी के चक्कर में टुच्चे से पद पाने के लिए आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसी घर बैठे वो ज्यादा सही रहेगा। दूसरा युवा ये है कि जिसके मैंने पहले जिक्र किया था, वो घर पे बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। एक वो युवा हो गया, और जो सक्रिय युवा है वो राजनीति में है। ऐसे युवा है कि जो सक्रिय हैं तो वो सही दिशा में नहीं है, और या तो फिर लोग कुछ कर ही नहीं रहे, या फिर एक युवा ये भी है जो काम तो सही कर रहा है, पैसे भी कमा रहे हैं और जिस भी काम में फील्ड में वो सब सही कर रहे हैं। लेकिन हमारा उनसे भी कहना है कि आपका उद्देश्य क्या सिर्फ व्यक्तिगत है? भगवान ने अगर आपको जन्म दिया है तो सिर्फ इसलिए दिया है कि आप खुद खूब सारा पैसा कमाओ, परिवार को अच्छी देखरेख करो और फिर आखिरी में मर जाओ। ये भारत में जन्म लिया है, इस दुनिया में जन्म लिया है, तो इस भारत के प्रति हमारे कुछ दायित्व भी हैं। ढेरों लाखों क्रांतिकारियों ने यहाँ इस मिट्टी के लिए जाने गंवा दी, तो उनके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है। तो आप अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय इस देश के ग्राम वासियों के लिए, किसानों के लिए, उनके लिए भी ये तो निकालें। ऐसी कैसी जिंदगी साहब की आप अपने में मगन हैं। जी, तो हमारे साथ ये थे इंकलाबी युवा द्रकपाल सिंह, जो कि दमोह ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में जिन्होंने राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी है। लोग अगर राजनीति करने के लिए आगे आते हैं तो द्रकपाल जी उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि उनको खुद लगता है कि हमें खुद की राजनीति करने की जगह या पार्टी की राजनीति करने की जगह जनता की राजनीति करनी चाहिए। और इसीलिए आजकल राजनीति में ऐसे युवाओं की बहुत ज़रूरत है। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नौफिकर आपका भी कि आपने मंच उपलब्ध कराया कि मैं आपके माध्यम से जनता के बीच अपनी आवाज रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।